हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक नई वीडियो लेक्चर के साथ ठीक है, 2 दिन लेट हुआ था क्योंकि 2 दिन हम थोड़ा सा प्रॉब्लम थी और हमने छुट्टी भी किया था। ठीक है, तो आज हम मिनरल न्यूट्रिशन का पार्ट 7 वीडियो डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें हमने पिछले वाले में हमने नाइट्रोजन साइकिल कर रहे थे हम, तो उसमें उसके स्टेप्स करेंगे। आप डिस्कस 5 स्टेप्स थे, जितना कवर हो पाएंगे आज करेंगे, जो नहीं हो पाएगा उसके लिए बता देंगे फर्दर वीडियो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कॉपी पेन ले लीजिए और पिछला लेक्चर पढ़ के आइए और अच्छे से नोट बनाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलो चलो सब लोग कॉपी निकालो। तो 2 दिन की छुट्टी रही, 2 दिन का छुट्टी था, तो पढ़ाई हुई। चलो ठीक है, ठीक है, पढ़ जब छुट्टी हुआ करे तो पढ़ लिया करो। ठीक है, तो 2 दिन पहले जो पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे वो नाइट्रोजन साइकिल पे लगभग छोड़ के गए थे। ठीक है, और डिस्कस करना था स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, जो 5 मैंने लिखवाया था। तो डिस्कस नहीं किया था मैंने, सिर्फ पहला किया था, लिखवाया नहीं था मैंने। ठीक है, चलो तो हमें क्या करना है, आज डिस्कस करना है 5 पार्ट। उससे पहले नाइट्रोजन साइकिल के बारे में एक डीपली मैंने एक आइडिया दे दिया था पहले से ही कि नाइट्रोजन साइकिल जो होता है एक ऐसी साइकिल का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने बताया था कि साइकिल का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ आपको सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम आप क्या करें, वो रिपीट करे। जैसे हमारा अर्थ क्या होता है, चक्कर लगाता है सूर्य का, तो वो सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या करता है, उसको रिपीट करता है। ऐसे हमारी बैटरी एग्जांपल ले लो, चार्जेबल चार्ज होती है फिर चार्ज करते हैं, फिर डिस्चार्ज होती है फिर चार्ज करते हैं। तो ये सब कैसा प्रोसेस हो गया, एक रिवर्सन प्रोसेस हो गया, मतलब ये बार बार रिवर्सिबल हो रहा है। ठीक है, तो नाइट्रोजन साइकिल में भी क्या है, नाइट्रोजन साइकिल में भी यही वो कह रहा है कि जो तुम्हारा नाइट्रोजन है वो एक बार लिविंग से आए, मतलब बार बार रिसाइकल होता जाए। एक बार लिविंग उसको यूटिलाइज करे, फिर उसको वापर इन्वायरमेंट में दे, फिर उसको लिविंग यूटिलाइज करे, फिर उसको इन्वायरमेंट में दे। मतलब ये प्रोसेस चलता रहे और इसी को हम साइकिल कहते हैं। अच्छा, फर्दर जिस चीज़ का यूटिलाइजेशन होगा उसको हम उसी का साइकिल कह देंगे। जैसे 8th क्लास में पढ़े थे H2O साइकिल, वाटर वेपर साइकिल पढ़े थे ना, कि पानी भाप बन के उड़ता है, ऊपर जाता है, फिर कंडेंस होता है, फिर नीचे आता है पानी बनकर। ठीक है, पढ़ा था ना। वही सेम काम, क्योंकि वहाँ किसका साइकिल पढ़ते थे, वहाँ H2O का साइकिल पढ़ते थे, तो इसीलिए हम उसको H2O साइकिल बोलते थे। यहाँ पे हम नाइट्रोजन का पढ़ेंगे तो हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे। सेकेंड ईयर में जाओगे तो वहाँ फॉस्फोरस का साइकिल पढ़ाया जाएगा, कार्बन का साइकिल पढ़ाया जाएगा, इन सब का भी फर्दर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो हमें पढ़ना किसका है, नाइट्रोजन का साइकिल। मतलब एक बात क्लियर है कि नाइट्रोजन का साइकिल पढ़ना है तो नाइट्रोजन के बारे में पढ़ना है। अब नाइट्रोजन साइकिल जो होता है वो टोटल 5 स्टेप से होता है। पहले बता दिए थे 5 स्टेप्स में कौन कौन सा। पहला, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ठीक है, दूसरा, अपटेक एंड एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय प्लांट के द्वारा लिया जाना और प्लांट के हर सेल के द्वारा उस नाइट्रोजन को यूटिलाइज किया जाना। अपटेक एंड एसिमिलेशन ऑफ प्लांट, अपटेक एंड एसिमिलेशन ऑफ सॉरी, अपटेक एंड एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय प्लांट, मतलब प्लांट के द्वारा उसको लिया जाना और उसको इस्तेमाल किया जाना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अमोनिफिकेशन, चौथा था नाइट्रिफिकेशन और 5वां था डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो पांचों एक एक करके डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखो नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत मैंने बता दिया था। अब एनसीईआरटी में एक फिगर दिया है तो उस फिगर को अभी बाद में समझाते हैं, पहले सारे स्टेप्स समझ लो। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने स्टेप्स लिखवा दिए हैं। ठीक है, पिछले वीडियो जाके आप देख लीजिए, पिछले लेक्चर में आप जाके देख लीजिए, उसमें मैंने लिखवा दिया है। ठीक है, तो क्या क्या करवाया मैंने, क्या लिखवाया था मैंने, N2 फिक्सेशन, अपटेक एंड एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय प्लांट, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। तो आज हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, पहला हमें पढ़ना है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है नाइट्रोजन को फिक्स करना। मतलब कि जो भी इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको, जो भी इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अच्छा, इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट है, इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है 78%। ठीक है, इस इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को प्लांट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, प्लांट एब्जॉर्ब करेगा और उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट अपना
मेटाबॉलिज्म का फंक्शन को क्या करेगा, कैरी करेगा। अब सबसे मेन बात ये है कि ये नाइट्रोजन जो होता है, मैंने बताया है पिछले वाले लेक्चर में कि जो नाइट्रोजन होता है वो सीधे तो एब्जॉर्ब नहीं होता है। क्यों नहीं एब्जॉर्ब होता है? क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। इन 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? बॉन्ड को तोड़ने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। उतनी एनर्जी हम दे नहीं पाएंगे या उतनी एनर्जी लगेगी नहीं, कैसे प्लांट तो भी तोड़ेगा वो? तो क्योंकि प्लांट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, जबकि इन्वायरमेंट जो N2 के फॉर्म में हमें चाहिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को तोड़ने के लिए हमें बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से आएगी? तो इसीलिए नाइट्रोजन जो इन्वायरमेंट का नाइट्रोजन है वो प्लांट में एब्जॉर्ब होने के लिए हमें कुछ एंजाइम या कुछ बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है, ठीक है, जो इस नाइट्रोजन को क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को कुछ कंपाउंड जैसे NH3, NO2-, NO3- में चेंज कर देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या आया बात समझ में? मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन प्लांट के द्वारा इस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो, मतलब कि जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है वो एंजाइम में बैक्टीरिया के साथ चेंज कर दिया जाए नाइट्रोजन के कंपाउंड में, अमोनिया में, नाइट्राइट में, नाइट्रेट में, और उसको प्लांट एब्जॉर्ब करेगा। देन दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि इस एंजाइम और इस बैक्टीरिया ने क्या किया है, उस नाइट्रोजन को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। किस फॉर्म में? अमोनिया के फॉर्म में, नाइट्राइट के फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में। इसीलिए इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में फिर इसको ये प्लांट जो है अपना मेटाबॉलिज्म के लिए इसको क्या करेगा, फर्दर इस्तेमाल कर लेगा। इतना है, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लो, जो भी लिख रहा है साथ में लिख ले कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ना, ये 2 स्टेप में होता है, या कह सकते हैं ये स्टेप ना कह के 2 तरह का होता है। कौन कौन से तरह का होता है, ठीक है, मैंने बताया था। देखो, पहला होता है ए बायोलॉजिकल, पहला होता है ए बायोलॉजिकल, और दूसरा होता है लॉजिकल नहीं, बायोलॉजिकल, ठीक है, दूसरा होता है बायोलॉजिकल। अच्छा, अब इतने छोटे तो हो नहीं कि अंतर नहीं पता होगा। देखो, ए बायोलॉजिकल में क्या कहेंगे कि एंजाइम्स और बैक्टीरिया, एंजाइम्स और बैक्टीरिया का यूटिलाइजेशन नहीं होगा और इसमें यूज्ड होगा। मतलब बायोलॉजिकल, जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा उसमें किसका इस्तेमाल होता है, कोई भी एंजाइम हो या कोई भी बैक्टीरिया हो, तभी वो बायोलॉजिकल प्रोसेस कहलाएगा। और अगर उसमें एंजाइम और बैक्टीरिया का इस्तेमाल ना हो तो वो ए बायोलॉजिकल कहलाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ए बायोलॉजिकल 2 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, या बोल सकते हो एटमॉस्फेरिक, एंड सेकंड इंडस्ट्रियल, ठीक है, या इसी को बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल, जो भी बोलना चाहो, एटमॉस्फेरिक ही बोल लो, ठीक है। तो ये ए बायोलॉजिकल जो है ये फर्दर 2 पार्ट में होता है। ए बायोलॉजिकल जो है ये फर्दर तुम्हारा 2 पार्ट में होता है। कौन कौन सा एक होता है? एक होता है एटमॉस्फेरिक और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल, ठीक है। अब देखो, इंडस्ट्रियल कहने का मतलब है, इसका मतलब है कि इसमें जो भी नाइट्रोजन होगा उसको इंडस्ट्रियल या किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे,
ठीक है, किसके लिए, पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, क्योंकि हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन है तो उसमें मतलब हो गया एक ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक हो गया बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर ए बायोलॉजिकल में एक हो गया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और एक हो गया इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इतनी बात क्लियर है। ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा किया जाएगा, इन्वायरमेंट के द्वारा, प्रकृति के द्वारा किया जाएगा। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन किससे किया जाएगा, ह्यूमन के द्वारा, मैन के द्वारा किया जाएगा। अब अगर ये ह्यूमन के द्वारा किया जाएगा तो इसमें कुछ चीज़ें, जैसे इसमें क्या क्या इस्तेमाल होगा, इसमें टेम्परेचर इस्तेमाल होगा, इसमें प्रेशर इस्तेमाल होगा। तो अगर इन सब का इस्तेमाल किया जाए और नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया जाए इन दोनों किसी भी कंपाउंड में, किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन के, तो उसको हम इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे देख लो कि अगर हम N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ठीक है, ये देखो नाइट्रोजन था ना, इसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, अमोनिया में। और अगर आपको शायद याद होगा या पिछले क्लासेस में 10th में कहीं पढ़ाए थे, ठीक है, अगर पढ़े होगे तो याद होगा कि ये अमोनिया को बनाने का एक प्रोसेस है जिसे हम हेबर्स प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा कि अमोनिया को इंडस्ट्रियल तौर पे बनाने के लिए हम एक हेबर प्रोसेस नाम होता है, इसे हम अमोनिया का सिंथेसिस करते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजेशन। और दूसरा है, पहला है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसमें क्या होता है कि इसमें नेचर के द्वारा जो भी लाइटनिंग होता है, थंडरिंग होता है, उसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन था, क्योंकि मैंने क्या कहा था, प्लांट को चाहिए क्या, नाइट्रोजन चाहिए, मतलब प्लांट को N2 नहीं चाहिए, प्लांट को उसमें से, इस N2 में से सिर्फ N चाहिए, पर ये N तो खाली नहीं है, पर ये N तो ऐसे है। तो मैंने कहा कि एटमॉस्फेरिक में क्या होगा कि इन्वायरमेंट में जो थंडरिंग होगी, जो लाइटनिंग होगी, तो उससे कुछ एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी से इसका बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये नाइट्रोजन में चेंज हो जाएगा और ये नाइट्रोजन में चेंज हो जाएगा। और उसी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, कितना परसेंट होता है ऑक्सीजन, 21% होता है। वही ऑक्सीजन इससे कंबाइन कर लेगा, तो डिपेंड करता है कि ये NO2- बनाएगा कि ये NO3- बनाएगा, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। क्लियर है इतना? अगर कोई पॉइंट हो तो दिक्कत तो पूछ लो। अब इसका मैं कुछ फर्दर रिएक्शन लिख ले रहा हूँ, तो वो नोट कर लो और पेपर में है तो उसको याद कर लें। ठीक है, हेडिंग डालो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्शन, इसका कुछ एग्जांपल लिखो और ये लिख लो। ठीक है, तो इसमें कुछ रिएक्शंस हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ये लिख लो और इसको याद भी कर लेना। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। देखो, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन और ये डेल्टा लिखे हैं। ठीक है, इसको हीट बोलते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में हीट नहीं लिख के हम ट्रायंगल का शेप दे देते हैं, तो उसका मतलब होता है हीट। ठीक है, मन कहे तो लिख लो कि इसका मतलब हीट होता है। ठीक है, तो हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में हुआ, हीट हुआ, उससे हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड बना। फिर वो नाइट्रोजन सेकंड स्टेप है या कह सकते हो, उसी के बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन लिया। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होने के बाद जब बरसात होगी तो बरसात के साथ वो पानी गिरेगा, रेन वाटर होगा, तो उस रेन वाटर के साथ, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कौन सा गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके साथ जब रेन वाटर मिलेगा तो हमारा HNO3 मिलेगा। शायद आपने या 8th में पढ़ा होगा, शायद इसी को क्या बोलते हैं, एक फर्दर टर्म दिया गया था, एसिड रेन। अगर पढ़े होगे तो याद होगा कि एटमॉस्फेयर में जो NO2 होता है, अगर वही रेन वाटर से कंबाइन हो जाता है तो ये HNO3 होता है। इसलिए कहते हैं कि बरसात के, पहली बरसात के पानी में नहाना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि HNO3 क्या होता है, एक तरह का, पढ़े हो ना, HNO3 एक तरह का क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो पहली बरसात में नहाओगे तो जल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन, क्योंकि HNO3 की एसिड बन रहा होता है, तो उस समय इसकी बरसात हो रही होती है। ठीक है, HNO3 अगर अमोनिया से कंबाइन हो जाए तो हमारा एक फर्दर नया प्रोडक्ट बनता है। तो यही रिएक्शन है, कुछ याद कर सकते हो। मैं जहाँ तक कहूँगा कि तीसरा रिएक्शन याद कर लो, क्योंकि तीसरा रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एसिड रेन की वजह से, और जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड भी इसमें बन रहा है, सिंथेसिस हो रही है। तो एक ये है, इसको याद कर लेना और इसको लिख लो। बाकी दूसरा वाला इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इसमें तो कुछ है नहीं, हाई प्रेशर टेम्परेचर कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है और हमारा अमोनिया बन जाता है। ठीक है, ये इंडस्ट्री में किया जाता है, हाई टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब का इस्तेमाल करके इंडस्ट्री में अमोनिया बनाया जाता है, जो कि बाद में हम किसका, फिर फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल करते हैं उसको। ठीक है, क्लियर है? तो नोट करो इतना। उसके बाद अगली हेडिंग डालो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन।
ठीक है, ये किसका पार्ट था? ए बायोलॉजिकल में दो था ना, एटमॉस्फेरिक और इंडस्ट्रियल। तो इसमें ये क्लियर हो गया बायोलॉजिकल। अब दूसरा डालो बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हेडिंग डालो। चलो अगला है हमारा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और डाईएज़ोट्रॉपी, ठीक है। एनसीईआरटी में वहीं ऊपर लिख लो, नहीं तो नोट्स बना रहे हो तो वहाँ पे लिख लो कि सेकंड वाले को हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोलते हैं, या इसी को हम डाईएज़ोट्रॉपी भी बोलते हैं, ठीक है। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या, रटो मत डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट से याद करो, ठीक है। बायोलॉजी है, मानते हैं रटना ही पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट से करोगे तो ये नहीं बोलेगा। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब हम बता दिए, क्या बता दिए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है कि एटमॉस्फेरिक का नाइट्रोजन किसी कंपाउंड में चेंज कर लो तो वही क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। अब डिपेंड किस पे कर रहा है, अगर एंजाइम्स का इस्तेमाल हो रहा है तो वो बायोलॉजिकल हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो वो ए बायोलॉजिकल हो रहा है। इसके पहले वाले में एक भी एंजाइम इस्तेमाल किया नहीं किया तो वो ए बायोलॉजिकल का पार्ट हो गया। इसमें हम एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे या कुछ बैक्टीरियों का इस्तेमाल करेंगे, और वो एंजाइम और बैक्टीरिया क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक के नाइट्रोजन को एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, हम अमोनिया कह सकते हैं, अगर उसमें चेंज कर देगा तो हम उस प्रोसेस को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या डाईएज़ोट्रॉपी कहेंगे। तो डेफिनेशन क्लियर हुई। डेफिनेशन क्या कह रहा है? डेफिनेशन ये कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्ट होना एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक अमोनिया, और वो विद द हेल्प ऑफ किससे होगा, एंजाइम या बैक्टीरिया की मदद से। अगर इसके थ्रू हो रहा है तो ऐसे प्रोसेस को हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और डाईएज़ोट्रॉपी कहेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब उसमें आता है, इसमें दो तरह के होते हैं, ठीक है, ठीक है। एक हो गया, इसमें दो तरह के आते हैं, कौन कौन सा? एक हो गया फ्री लिविंग या नॉन सिम्बायोन्ट्स, और एक आता है बायोन्ट्स, ठीक है, सिम्बायोन्ट्स, ठीक है, जो किसी के साथ अटैच होकर काम करते हैं। जैसे नॉन सिम्बायोन्ट्स क्या है कि ये किसी के साथ अटैच नहीं होते हैं, ये फ्री रहते हैं, मतलब ये मिट्टी में या सॉइल में क्या होते हैं, ये एक हिसाब से अपने हिसाब से अपना मस्त फ्री अकेले रहते हैं। जब भी जरूरत होती है तो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन ये कन्वर्ट कर लेते हैं और प्लांट को दे देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो किसी के साथ कंबाइन होते हैं, जैसे उनको फंगी हो गया, या किसी प्लांट में ही कोई रूट नोड्यूल हो गया, या किसी के साथ उन्हें कंबाइन होना पड़ेगा, वो अकेले नहीं रह सकते हैं, या वो अकेले उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस कैटेगरी में हमने दो पार्ट में, मतलब जो अकेला रह सके और जो अकेला ना रह सके, तो ये लोग अकेले रह सकते हैं, इसलिए फ्री लिविंग बोलते हैं। नॉन सिम्बायोट, सिम्बायोट का मतलब क्या? सिम्बायोसिस एसोसिएशन, मतलब ये किसी के साथ कंबाइन नहीं होते हैं, ठीक है। तो फ्री लिविंग में तीन तरह के आते हैं, एक आता है एरोबिक, एक आता है एनारोबिक, और एक आता है साइनोबैक्टीरिया। एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन्हें जरूरत चाहिए ही चाहिए, मतलब ये कन्वर्जन के लिए उन्हें क्या चाहिए, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। एनारोबिक में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और तीसरा है साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके बारे में डिटेल नहीं है, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, क्योंकि ये फर्दर शायद सेकंड चैप्टर में है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो वहाँ बैक्टीरिया का किंगडम में पढ़ते हो, तो वहाँ आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया में ही क्या टर्म आया था, एक ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। अगर याद होगा तो इस ब्लू ग्रीन एल्गी के पास एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर पाया जाता था, जिसे हम हेट्रोसिस्ट कहते थे, जो किस में हेल्प करता था, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अब क्लियर हो रहा था, देखो यहाँ, यानी साइनोबैक्टीरिया एक यू बैक्टीरिया है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिसके पास एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर पाया जाता था, हेट्रोसिस्ट, जो हेल्प करता था किसमें, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। फिगर दिख रहा होगा, ठीक है, बुक में पलट के फिगर देख लो। इसका फिगर पहला है आपका एरोबिक रिस्पायरेशन, या सॉरी एरोबिक बैक्टीरिया हो गया, मतलब इन्हें जरूरत होती है, तो ये हो गया आपका तुम्हारा एजोबैक्टर और बीजरनिक। एनारोबिक में हो गया रोडोस्पाइरलम और क्लोस्ट्रीडियम, और इसके लिए हो गया एनाबेना एंड नोस्टॉक, ठीक है। अब ये क्या है ना, इसको याद कर लो, पेपर में पूछा जाएगा, ऐसे पूछ लेंगे वो कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन फ्री लिविंग एरोबिक का नाम बताओ। तो इसको याद करने का मैंने एक सिंपल कोई तरीका है नहीं, पर मैंने ऐसे किया है, ABRCAN। अच्छा, AB अल्फ़ाबेट हो गया, RC मेरे यहाँ पे टीचर थे तो उनके नाम पे हो गया, और एक AN के तौर पे याद कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा मन कहे, जो भी मन कहे याद कर लो, ऐसे कि AAA मतलब एरोबिक, एजोबैक्टर, बीजरनिक, बस ये याद रखना कि AB किस में आएगा, एरोबिक में आएगा। तो एरोबिक का पार्ट हो गया AB, मतलब एजोबैक्टर एंड बीजरनिक हो गया। एनारोबिक में RC, रोडोस्पाइरलम एंड क्लोस्ट्रीडियम, और साइनोबैक्टीरिया AN,
NaBN नॉन स्टॉप, ठीक है। तो इसको याद कर लो और इसको लिख लो और अच्छे से याद कर लो। NCERT में ही कहीं लिख लो मन कहीं, नहीं तो नोट्स तो बना ही रहो ना, उसी में लिख लो कहीं पे, तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो अगला लिखो, इसको लिख लो और अगला लिखो सिम्बायोट्स या सिम्बायोटिक, ठीक है। तो अगला कौन सा पार्ट है? अगला है सिम्बायोटिक। पहला पढ़ लिया फ्री लिविंग या नॉन सिम्बायोटिक, दूसरा है सिम्बायोटिक। अब सिम्बायोटिक में क्या करना है? सिम्बायोटिक में देख लो, सिम्बायोटिक में तुम्हारे पास ये दो हैं जो अकेले नहीं रहते हैं, जो दो साथ रहते हैं, ठीक है। तो मैंने एक चार्ट के फॉर्म में बना दिया है, तुम भी बना लो ऐसे ही, तो याद करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिम्बायोटिक स्ट्रक्चर और होस्ट हो गया। मतलब कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, किस स्ट्रक्चर के साथ, किस होस्ट के साथ वो कंबाइन है। होस्ट का मतलब क्या होता है कि जिसके साथ वो रहता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, एक तरह से बोल सकते हो कि ये माइक्रो ऑर्गेनिक तरह से पैरासाइट की तरह बिहेव करेगा। क्या करेगा? पैरासाइट की तरह। और ये एक होस्ट हो गया, तो पैरासाइट होस्ट के ऊपर रहेगा, ठीक है। अब ये इसके ऊपर रहेगा तो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाकर रहेगा कि उसी स्ट्रक्चर के सहारे ही वो उस प्लांट पे रहेगा या उस होस्ट के साथ रहेगा। तो पहला है राइजोबियम, ये रूट नोड्यूल्स के फॉर्म बनाता है। अभी इसके जस्ट अगला टॉपिक ही है कि रूट नोड्यूल्स कैसे बनता है, तो अभी याद कर लो, अभी बताते हैं अगला क्या। तो राइजोबियम हो गया, ये रूट नोड्यूल्स के फॉर्म में रहेगा, बनाता है स्ट्रक्चर। और किससे अटैच होता है? लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस का मतलब याद कर लो, अभी बस तुरंत याद कर लो, लेगुमिनस प्लांट हम सभी दाल वाली प्लांट को बोलते हैं। मतलब वो सभी प्लांट जितने दाल वाले हैं, जैसे अरहर की दाल, मूंग की दाल, मटर, चना, केराव, ये सब जो होता है क्या होती है? दाल वाली होती है ना, मटर टाइप में, तो ये सब हो गई लेगुमिनस। अब इसका एग्जांपल हो गया अल्फाल्फा, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन, लेंटिसल्स, गार्डन पी, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी। मैंने इसको इसलिए लिखाया है क्योंकि ये NCERT का एग्जाम्पल है। क्या है? एक NCERT का एग्जाम्पल है। इसको याद करने का देखो तरीका ये क्या है? ABCLGS²। देखो ABCLGS, मतलब हर का लेटर का पहला लेटर उठा लो, वही हो गया ABCLG²। ए का मतलब अल्फा, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन, लेंटिसल, गार्डन पी, स्वीट क्लोवर, ठीक है। तो याद हो जाएगा ना, तो सिंपल है, इसको याद कर लो। और दूसरा जो एग्जांपल है वो है फ्रेंकिया। फ्रेंकिया जो है वो क्या है? रूट नोड्यूल्स के स्ट्रक्चर फॉर्म में बनाता है। ये लॉन्ग नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के में रहेगा, मतलब जितने दाल वाले नहीं है वो इनके साथ रहेगा। और इसका हो गया एलनेस एंड कैसुएरिन, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये दोनों एग्जाम्पल याद कर लो, अच्छे से याद कर लो, लिख लो, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ फर्दर पॉइंट्स हैं जो हमें बताना है। जैसे अगर NCERT पढ़ोगे तो अभी एक मिलेगा लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन तो सुने हैं, अब ये लेग हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो इसमें भी डिटेल चर्चा करते हैं, इतना पहले नोट करो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें नोट कर लो और समझ लो, इसी में अभी समझ में आ जाएगा कि लेग हीमोग्लोबिन जो NCERT में दिया है वो एक्चुअली उसने क्लियर नहीं किया है, ठीक है। तो क्या होता है वो क्लियर कर लो। देखो ध्यान से समझो, मैं समझा देता हूँ। जैसा कि हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन को करने के लिए हमें कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत होती है या कुछ बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है। तो बैक्टीरिया के बारे में हमने सर्टेन पढ़ लिया। अब देखो जो एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, मतलब कि एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को चेंज करना है कंपाउंड में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है। क्या बोले कि एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन चेंज करना है, किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज करना है। अब सुनो, अब उसको चेंज करने के लिए कोई एंजाइम की ज़रूरत होगी, जो कि हम शुरू से बताते आ रहे हैं। तो किसी एंजाइम की ज़रूरत होगी। तो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन चेंज करने के लिए जिस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है उस एंजाइम को बोलते हैं नाइट्रोजिनेज। अब मेरे ख्याल से पिछला जो सब जितना पढ़ाए हैं वहाँ देखोगे कहीं आ रहा होगा एक्टिवेट द एंजाइम्स ऑफ नाइट्रोजनेज डिहाइड्रोजनेज, नाइट्रोजनेज मेटाबॉलिज्म, या ऐसे कहीं पे पढ़े थे, ठीक है। तो नाइट्रोजनेज क्या होता है? नाइट्रोजनेज का मतलब नाइट्रोजन ऐसा एंजाइम है जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को चेंज कर देता है अमोनिया या उसके कंपाउंड में, नाइट्रोजन के कंपाउंड में। तो ये किस एंजाइम की वजह से होता है? ये नाइट्रोजनेज एंजाइम की मदद से होता है, ठीक है। इसकी ये खूबी क्या है? खूबी ये है कि ये डज नॉट
वर्क, डज नॉट वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यही लाइन बस याद रखो, एकदम क्लियर हो जाएगा सब कि नाइट्रोजनेज जो एंजाइम होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम नहीं कर सकता है। क्या जो बोले समझ में आया कि नाइट्रोजनेज जो एंजाइम है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम नहीं कर सकता। बस इतनी बात अभी ध्यान में अपने दिमाग में रखो, अभी क्लियर करते हैं, ठीक है। उससे पहले देखो, उससे पहले कि हमारा जो बोथ राइजोबियम एंड फ्रैंकिया लिव फ्रीली इन सॉइल बट फिक्स नाइट्रोजन ओनली व्हेन इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ होस्ट प्लांट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये कह रहा है कि जो राइजोबियम और फ्रैंकिया है वो सॉइल में अकेले रहते हैं, फ्री रहते हैं, लेकिन ये नाइट्रोजन तभी फिक्स कर सकते हैं जब ये प्लांट्स के साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब प्लांट के साथ जब अटैच होंगे। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये इन्वायरमेंट में ऐसे प्रेजेंट है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो उसको कि ये प्लांट हो गया और ये इसकी जड़ हो गई और यहाँ पे मान लो मेरा एंजाइम प्रेजेंट है, यहाँ पे इन्वायरमेंट में N2 है। अब मान लो कि ये राइजोबियम और फ्रैंकिया, तो ये इससे अटैच नहीं, ये फ्री रह रहा है, ये जो भी तुम्हारा है ये क्या रह रहा है, यहाँ पे फ्री रह रहा है। अब ये ऐसा नहीं है कि ये इस नाइट्रोजन, ये जो एंजाइम या बैक्टीरिया, ये कौन कौन सा है, फ्रैंकिया या राइजोबियम, राइजोबियम या फ्रैंकिया, ये राइजोबियम और फ्रैंकिया इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इसमें फिक्स नहीं कर सकता है। रहता तो फ्री लिविंग है आराम से, लेकिन नहीं कर सकता है। कब कर सकता है, जब ये इसके रूट से क्या हो जाए, अटैच हो जाए। तो इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा कि ऐसे है, ये इसकी रूट हो गई, अब ये जो है ये इसके साथ कंबाइन हो जाए। ये बैक्टीरिया राइजोबियम फ्रैंकिया जब इस प्लांट के साथ अटैच हो जाएगा तभी ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगा। यही कह रहा है विद ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब लेग हीमोग्लोबिन को कटिंग कंडीशन कैसे चाहिए, एनारोबिक चाहिए। तो ये लास्ट वाला पॉइंट या फुल स्टॉप यहीं कर सकते हो या इसको ब्रैकेट में लिख लेना, कोई वो नहीं है। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, मैंने बताया कि एंजाइम नाइट्रोजिनेज कैटेलाइजेस द कन्वर्जन ऑफ N2 टू NH3। क्या बताया ये कि जो एंजाइम नाइट्रोजिनेज होता है, जो एंजाइम नाइट्रोजिनेज होता है, कौन, एंजाइम नाइट्रोजिनेज, वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को किस में चेंज करता है, NH3 में चेंज करता है। किस में चेंज करता है, NH3 में चेंज करता है। क्या करता है ये, कैटेलाइज करता है, कैटेलाइजेज, क्योंकि कैटेलिसिस का मतलब क्या होता है, कैटेलिस्ट का इस्तेमाल करना, तो ये कैटेलाइज करेगा, N2 को NH3 में चेंज कर देगा। अब अगला पॉइंट देखो, यही है मैंने लिखा, नाइट्रोजनेज इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, सो इट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑक्सीजन। मतलब यही कह रहा है कि जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन का बहुत सेंसिटिव है, मतलब ऑक्सीजन से वो जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा। जो कि मैंने यहाँ बताया कि नाइट्रोजनेज नहीं काम करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजनेज बहुत ऑक्सीजन का सेंसिटिव होता है। अब इसको बचाने के लिए, इस नाइट्रोजनेज को ऑक्सीजन से बचाने के लिए जो लेगुमिनस नोड्यूल, यानी लेगुमिनस प्लांट में जो लेगुमिनस नोड्यूल होता है उसमें एक O2 स्कैवेंजर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, O2 स्कैवेंजर। O2 स्कैवेंजर किसे कहते हैं, अच्छा स्कैवेंजर किसे कहते हैं, स्कैवेंजर का मतलब जैसे जनरली हम क्या बोलते हैं, साफ सफाई करने वाला, क्रो एग्जाम्पल लेते हैं ना, स्कैवेंजर है वो। तो एक O2 को साफ करने वाला या O2 को वहाँ से हटाने वाला एक O2 स्कैवेंजर पाया जाता है, जिसे हम लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, लेग हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जो इस O2 के साथ कंबाइन हो जाता है और उसको कन्वर्ट कर देता है ऑक्सी लेग हीमोग्लोबिन। ऐसे ब्लड वाले में तो हाइट पढ़े हो तो उसमें है ना, 10th में पढ़ा होगा कि जब हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में, जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है तो वो क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो वही सेम काम यहाँ है, लेग हीमोग्लोबिन है, तो क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सी लेग हीमोग्लोबिन। अच्छा, लेग का मतलब यहाँ पे देखो, ये जो आगे लेग लिखा है LEG, ये लेग डिनोट कर रहा है क्या, लेग डिनोट कर रहा है ये लेगुमिनस। ठीक है, ये क्या डिनोट कर रहा है, लेगुमिनस, यानी लेगुमिनस हीमोग्लोबिन। अब क्लियर हो गया ना। क्या बताइए कि जो एटमॉस्फेरिक का नाइट्रोजन है उसे कन्वर्ट करने के लिए N2 से NH3 में कन्वर्ट करने के एंजाइम की जरूरत होती है, जिसे हम नाइट्रोजनेज कहते हैं या नाइट्रोजन एंजाइम की जरूरत होती है। ये नाइट्रोजनेज एंजाइम जो होता है ये ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ये काम नहीं करेगा जब ऑक्सीजन होगा।
अब ये नाइट्रोजनेज जनरली लेगुमिनस नोड्यूल में ही काम करता है, तो लेगुमिनस नोड्यूल जो भी होगा उसमें एक O2 स्कैवेंजर रखा होगा जिससे कि इस नाइट्रोजनेज को ऑक्सीजन से बचा सके, उसी को हम लेगुमिनस हीमोग्लोबिन कहते हैं। और ये लेगुमिनस O2 से कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर लेता है, ऑक्सीलैग हीमोग्लोबिन फाइन कर लेता है। अब क्लियर है? अब एक बार NCERT पढ़ना तो क्लियर हो जाएगा। फिर है कि लेग हीमोग्लोबिन इज पिंक और रेड कलर, ठीक है, इसलिए मैंने रेड से ही लिखा है, तो बहुत बेसिक है, हो सके पूछा जाए ना पूछा जाए। तो लेग हीमोग्लोबिन क्या होता है, पिंक और रेड कलर का होता है, बेसिकली यही है तुम्हारा। एक बार NCERT को पढ़ लो, NCERT को पढ़ लो। मैं एक बार NCERT देख लेता हूँ, तुम लोग भी NCERT अपनी खोल के देख लो, चेक कर लो। देखो लास्ट पॉइंट में उसने लिखा है कि अपरूट एनी वन प्लांट ऑफ कॉमन पल्स जस्ट बिफोर फ्लावरिंग, यू विल सी नियर स्फेरिकल आउटग्रोथ ऑन द रूट, दीज आर नोड्यूल्स। अच्छा नोड्यूल्स क्या होता है, अभी फर्दर नेक्स्ट पार्ट बताएंगे कि नोड्यूल्स कैसे डेवलप होता है, ठीक है। इफ यू कैन कट थ्रू देम यू विल नोटिस दैट द सेंट्रल पोर्शन इज रेड और पिंक, सेंट्रल पोर्शन इज रेड और पिंक, हो जाएगा। वॉट मेक्स द नोड्यूल पिंक, उस नोड्यूल को वो पिंक क्यों बताया, क्योंकि मैंने क्या कहा, लेगुमिनस नोड्यूल कंटेन O2 स्कैवेंजर जिसे हम लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं, और यही लेगुमिनस किस कलर का होता है, पिंक और रेड कलर का होता है। दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेग हीमोग्लोबिन और लेगुमिनस हीमोग्लोबिन और लेग हीमोग्लोबिन। तो इसने बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं किया, तो मैंने यहाँ क्लियर कर दिया कि लेगुमिनस नोड्यूल का जो लेगुमिनस प्लांट का जो लेगुमिनस नोड्यूल होता है, रूट में जो रूट पाया जाता है उसमें नोड्यूल होता है, उस नोड्यूल में O2 स्कैवेंजर पाया जाता है। या एक बेसिकली की सिंपल लैंग्वेज में क्या समझो, मान लो तुमको एक लेगुमिनस प्लांट दिया गया, मतलब जब तुमको अरहर का प्लांट दिया गया, ठीक है। अब अरहर का अगर प्लांट तुमको दिया गया तो उस अरहर के प्लांट को उखाड़ो। अब उखाड़ने के बाद एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये अरहर का पेड़ मैंने उखाड़ा, अब इसके कैप जो हो गई, ये समझो, हाँ ये इसका जो कैप हो गया, ये इसका रूट हो गया। अब इसके रूट में ये जो कुप्पी है, कुप्पी का ये जो ये साइड वाला पार्ट निकलता है, क्या साइड वाला पार्ट, ये मान लो ये नोड्यूल हो गया, ठीक है। तो ये पूरा प्लांट हो गया, ये इसका रूट हो गया जो कैप हो गया, और इसका ये वाला जो पार्ट जो ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, वो नोड्यूल हो गया। अब कह रहा है कि इस नोड्यूल को अगर कट करोगे, जैसे तोड़ देते हो तुम लोग, तो इस नोड्यूल को अगर कट करोगे तो देखोगे कि बीच में पिंक और रेड कलर का कुछ है। वो क्या है, वो लेग हीमोग्लोबिन है। क्या है वो लेग हीमोग्लोबिन है, जो क्या किस लिए है, वो O2 को पकड़ने के लिए है। क्यों पकड़ने के लिए है, क्योंकि नाइट्रोजिनेज को बचा सके। क्यों नाइट्रोजिनेज को बचा सके, क्योंकि वो N2 को कन्वर्ट कर रहा है NH3 में, तो इसको बचाने की जरूरत है ना, तो यही काम है कि इसलिए वो लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। एक बार NCERT पढ़ के चेक कर लो, यहाँ तक कर लो। उसके बाद है नोड्यूल फॉर्मेशन, NCERT में हेडिंग दिया है, ठीक है, ठीक है। तो उससे पहले नोड्यूल फॉर्मेशन है, तो यहीं तक रहने दो। कल के लेक्चर में, कल जब आओगे तो वहाँ तुमको हम मैकेनिज्म पढ़ाएंगे कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। ये तो अभी ऊपर ऊपर से बता दिए, अब कल बताएंगे कि कैसे एटमॉस्फेरिक का नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है एमोनिया में, कितने ATP एनर्जी लगती है, और उसी में नोड्यूल फॉर्मेशन भी कल के लेक्चर में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना पार्ट है, इतना पार्ट पढ़ लो, नोट्स बना लो, NCERT को एक बार डिटेल में पढ़ लो, ठीक है। तो पढ़ाई करो और कल आते रहना, और पढ़ाई करते रहो, ठीक है, क्योंकि समय बीतता जा रहा है, तो पढ़ोगे तो अच्छा ही है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।